सब लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोग आए। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना वो आप समझ लो जो हमारे ईसीजी की वर्कशॉप थी उसी का कंटिन्यूशन है। ईसीजी में हमने सीखा था कि हाँ भी किस तरह की ऐसी भी चेंजेस आती हैं, क्या होती हैं, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप क्या, अगर आप कोई पेशेंट को देखते हैं किसी में चेंजेस हैं तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए ना। बहुत सी आप लोगों को नॉलेज आज की ऑलरेडी होगी कि हाँ जी ACS प्रोटोकॉल में क्या होता है, किस तरीके से, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है कि आपको मॉडिफाई किस तरह करना है। बाद में याद नहीं आता सर ACS प्रोटोकॉल दे दिया, भाई क्यों दे दिया, पेशेंट की जरूरत थी नहीं थी, क्या देना था क्या नहीं देना था, तो उसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना। टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है कि आपका लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन वो यहीं सिर्फ नहीं चलेगा, आपको 10 साल बाद भी आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा ना वो आपको घूम फिर कहीं मिलेगा। और आपने उसमें कोई गलती की होगी, कहेंगे यार ये देखो, हो सकता है उस वक्त आप जब आपने लिखा हो तब आप आ रहे हो, लेकिन जिस वक्त आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा हो सकता है आप कंसर्न हो, कहेंगे यार देखो मेरे हाथ से ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था। मैं जब अब्बासी में था तो वहाँ मेरा एक पेशेंट तफाक से आया तो उसके पास मेरे यूएसए का पेपर मिला जो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और मैंने उसकी तस्वीर खींची, मैंने वो अस्पताल में भेजी कि मुझे पाकिस्तान में वो पेशेंट मिला। तो इस तरीके से आपको पेशेंट का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से कहाँ मिलता है, बाद लोगों को निकल आता है। ठीक है, तो उसकी बहुत याद करने की जरूरत है कि ACS प्रोटोकॉल में हमने क्या किया। ठीक है, तो आज बात बेसिक हम बात करेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। ठीक है, ACS प्रोटोकॉल, तो व्हाट इज ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, को बताएगा एनी आइडिया कुछ भी कि व्हाट इज ACS? ठीक है, ACS क्या है कि एक ये जनरलाइज टर्म है जिसके अंदर हम कवर करते हैं अनस्टेबल एंजाइना को, एनेस्टेमी को और स्टेमी को। ये तीन चीजें जो हैं हम ACS के अंदर रखते हैं। ठीक है, स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज एक अलग टॉपिक आता है, वो ACS के अंदर नहीं आता। तो अब बेसिक बात ये है, मैंने सिर्फ अपडेट्स इसके अंदर रखी है, इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली कि एक पेशेंट है जो कि कह रहा है कि मुझे अंजाइना है। अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से आसान अल्फाजों में हम समझते हैं कि देखो एक दिन हमारा, हम मॉडर्न की बात नहीं कर रहे, एक दिन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी रूम में बिठा दिया। एक पेशेंट आया कह रहा है मुझे सीने में दर्द हो रहा है, उसने कहा ठीक है ECG करी, उसने कंसर्न को फोन किया, सर एक पेशेंट आया था ECG किया आप देख लें, उसने कहा ड्रॉप आई करा और लेकर। तो फिर उस गार्ड के अंदर और एक डॉक्टर के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, सोचा है कभी कि अगर हम एक नॉर्मल डॉक्टर की सीट पे गार्ड को बिठा दें, वो भी पेशेंट आया, उसने कहा जी चेस्ट पेन है, उसने ECG कराई, कंसल्टेंट से पूछा, उसने कहा हाँ जी ड्रॉप करा लो, ACS दे दो, तो फिर उस डॉक्टर में उस गार्ड में क्या फर्क है? डॉक्टर में फर्क ये होता है कि उसको पता होता है कि वो क्या ट्रीटमेंट कर रहा है। एक जो क्वैक्स बैठे हुए ना वो भी पैराडोल की गोली देते हैं, मरीजों को देते हैं ना, और एक डॉक्टर भी देता है। डॉक्टर में और क्वैक्स में क्या फर्क है कि क्वैक्स को पता नहीं है क्या है, उसके पीछे नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि जरूरत है नहीं है, और डॉक्टर को पता होता है कि क्या चीज है। तो बेसिकली पहली चीज तो ये समझ लो कि एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन और एंजाइना में क्या फर्क है। चेस्ट पेन के साथ तो बहुत से पेशेंट आते हैं ना, लेकिन एंजाइना में और चेस्ट पेन में क्या फर्क है, कोई बताएगा एंजाइना और चेस्ट पेन में क्या फर्क है? चेस्ट पेन की मल्टीपल कॉजेस होती हैं, मल्टीपल कॉज, वेरी गुड, एंजाइना प्योरली कार्डियक, प्योरली कार्डियक है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे कि चेस्ट पेन है या एंजाइना। देखो उसकी एक टर्म पहले तो जिसमें कि कार्डियक पेन नहीं है, मतलब एंजाइनल पेन नहीं है, उसके 3 पॉइंट में सबको याद कराता हूँ, जस्ट फास्ट रिपीट करेंगे, P और T। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है ना, PPT। ठीक है, पहला क्या है, पॉइंट। अगर कोई कह रहा है कि ये मुझे पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, तो ये पेन कार्डियक नहीं है। दूसरा P क्या है, पोजिशनल, कि डॉक्टर साहब लेटने में तो सही हो जाता है, बैठने में दर्द होता है, या बैठने में दर्द होता है, लेटने में दर्द नहीं होता। दूसरा P, T टेंडरनेस, के दबाने में दर्द होता है। अगर ये 3 पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये अंजाइना का पेन नहीं है, नॉर्मल एक चेस्ट पेन। ठीक है, अब अंजाइना का पेन क्या होता है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर एक पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, व्हाट इज एंजाइना, इट इज अ रेट्रोस्टर्नल चेस्ट, ये है स्टर्नल बोन, इसके पीछे दर्द हो रहा है ऐसे करके, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन व्हिच इज इंक्रीज बाय एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज इंक्रीज बाय एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अगर ये तीनों फीचर्स मिलते हैं तो आप मुझे फोन के बताएंगे सर आप पेशेंट 58 ईयर मेल नॉन हाइपरटेंसिव डायबिटीज केम विद अ टिपिकल चेस्ट पेन, तो मुझे एक बात करते हुए क्या लगेगा कि मैं एक अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं जिसको नॉलेज है कार्डियक की और जो सही एवोल्यूएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी पेशेंट देखें तो आप उसको क्लियर एसेस करें, हो सकता है गलत होता है, गलती तो हो सकती है
कि आया इसको टिपिकल चेस्ट पेन है या इसको एटिपिकल चेस्ट पेन। अगर इन 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या था, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, दूसरा पॉइंट इंक्रीज ऑन एक्सर्शन एंड इमोशनल स्ट्रेस, और तीसरा पॉइंट क्या था, रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। ये 3 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो इट इज अ टिपिकल चेस्ट पेन, इट इज कॉल्ड अंजाइना। अगर इनमें से कोई 2 फीचर्स मिल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये एटिपिकल चेस्ट पेन, और इनमें से कोई भी फीचर्स नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे उसको, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, या आप उसको मेंशन करोगे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। ये बिल्कुल बेसिक बात है। अगर टिपिकल चेस्ट पेन है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको ईसीजी मेरे पास आएंगे, ईसीजी भेज देंगे खाली, उसके बाद नीचे ना कोई हिस्ट्री है ना कुछ है, आपने ईसीजी दे के नहीं कोरिलेट करना होता। ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, देखो ना, इसका पूरा एक पाथवे होता है ना, प्लेक फॉर्मेशन होती है, फिर प्लेक रप्चर होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, ऑक्लूजन ऑफ ब्लड होता है, ऑक्लूजन ऑफ ब्लड के बाद फिर मायोकार्ड नेक्रोसिस होना शुरू होती है, फिर ईसीजी में चेंजेस आते हैं, फिर ड्रॉप आई बाहर। हो सकता है वो पेशेंट आपके अर्ली आ गया हो, आपने ईसीजी करके भेज दिया, मुझे भेजा, हिस्ट्री कुछ बताई नहीं, मैंने कहा ईसीजी नॉर्मल है, आधे घंटे वो पेशेंट आ रहा है स्टेमी के साथ, हमारा कितना फेलियर है। तो मैं हर दफे कहता हूँ भाई हिस्ट्री प्रॉपर लो, उसको एग्जामिन सही करो कि भाई ये आया, इसको टिपिकल पेन है नहीं है। ये बिल्कुल एक बेसिक बात है, ये सबके लिए, ये आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सही है। मैं अभी शादी में गया था, वहाँ डॉक्टर हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो मिले मुझे, कहने लगे यार मेरे भाई से बड़ा इंसिडेंस हुआ, वो चेस्ट पेन बता रहा था मुझे, तो कह रहा है मैंने बाहर खाना खाया, मुझे चेस्ट पेन हो रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं, राजी खा के सो जाओ। सुबह उसको चेस्ट पेन हुआ, स्टेमी, हॉस्पिटल गया, वीटीयू एक्सपायर हो। एक प्रोफेसर साहब के वालिद साहब भाई, ऐसे उन्होंने मुझे अपना इंसिडेंट बताया। मैंने कहा सर मुझे तो कोई 20 साल का लड़का भी कहता है ना कि मुझे चेस्ट में, कहता है ईसीजी कराओ फिर बात करें, मैं कभी भी उसको लैंड नहीं। हम इसी हॉस्पिटल में आपके सामने 2 21 साल के लड़कों की एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं जो बड़े हार्ट अटैक के साथ थे। तो किसी को भी लाइट, आप लोगों में से कोई भी कहना कि जी सीने में दर्द हो रहा है या एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ है, उसको लाइट नहीं लेना, उसको आपने सीरियस लेना। क्या पहले लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हम एक्सक्लूड करते हैं, बाकी चीजें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है, देखो ये नॉन ऑक्लूसिव चीजें जब आती हैं, जब तक थ्रोम्बस नहीं बनता तो हमारे पास 2 चीजें बनती है, एक एनास्टेमल एंजाइना और एक एनास्टेमी, और फिर स्टेमी। स्टेमी मतलब क्या होता है, पूरा थ्रोम्बस जो ऑक्लूड हो गया। अगर तीनों लेयर मैंने कल पढ़ाई थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों लेयर इन्वॉल्व हो गई हैं और पूरा बड़ा हार्ट अटैक है, उसे कहते हैं स्टेमी। और अगर आपके पास सिर्फ ड्रॉप आई नेगेटिव है और सिर्फ पेन आ रहा है, इसी में चेंजेस हैं या नहीं है, तो अनस्टेबल एंजाइना। इसी में एसटी डिप्रेशंस आ रहे हैं या टीबी में इन्वर्जन आ रहा है और आपका ड्रॉप भी पॉजिटिव है, तो अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर किसी को टिपिकल पेन है, इसी में चेंजेस हैं या नहीं है और ड्रॉप नेगेटिव है, तो क्या हो गया, अनस्टेबल एंजाइना। क्या हो गया, अनस्टेबल एंजाइना। और किसी को ईसीजी में चेंजेस भी और साथ में ड्रॉप भी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, अनस्टेबल। और किसी पेशेंट को एसटी एलिवेशंस हैं, तो वो क्या हो गया, स्टेमी। उसमें ड्रॉप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं यहाँ में जाता हूँ, पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया हुआ है, वो एक नमूनिया का बाबा पड़ा हुआ है 70 साल का, उसका लगा हुआ है, उसको कर रहा है। वो नमूनिया का बाबा बेचारा, वो भी 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और उससे मरना तो वैसे मर जाएगा। लेकिन अगर वो 40 साल का लड़का आया हुआ है, कोई 50 साल की औरत आई हुई है, वो चेस्ट पेन है, तो वो आपके लिए इमरजेंसी है, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं कि पेशेंट आपके पास आया 10 मिनट के अंदर आपने उसकी ईसीजी करनी है, विद इन 10 मिनट्स। और अगर वो स्टेमी आता है और उसके अंदर एसटी एलिवेशन एमआई आता है, तो 90 मिनट्स में आपने उसको ओपन करना है बैलून, ठीक है, एंजियोप्लास्टी करना है, डोर टू बैलून डाइन से कहते हैं, ठीक है। अब तो ईएससी वालों ने तो 60 मिनट्स कर दिया है, तो 90 मिनट, इसलिए ये इमरजेंसी है ना। आपको क्या पता पेशेंट चेस्ट पेन कर रहा है, वो स्टेमी है नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर सब कुछ हो गया, ऊपर शिफ्टिंग में सर वो स्टाफ नहीं, ये नहीं, आप सब काम छोड़ दें। अगर आप पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, आपने सब उसके मायोकार्डियम को आपने इस्केमिक इन्फार्क्ट होने से बचाना है, उसके हमने जल्द से जल्द आर्टरी खोल देनी। जैसे मेरा हाथ अगर मैं इसमें खून रोक लूं अभी, तो क्या होगा, सफेद होगा, फिर नीला पड़ेगा, काला पड़ेगा, डेड हो जाएगा। इसके टाइम ड्यूरेशन है इसको बचाने का, इस तरह हार्ट की एनाटॉमी, ठीक है। अब एक पेशेंट आया, हमने उसको 12वीं ईसीजी सबसे पहले की। अगर उसके अंदर आपने देखा नॉन डायग्नोस्ड स्टेमी है, ठीक है, लोकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, सीरियल ईसीजी करेंगे। स्टेमी है तो फौरन आपने पीसीआई करनी। अगर आपको लगता है कि पेशेंट टिपिकल पेन बता रहा है, ईसीजी में भी कुछ नहीं है, तो आपने उसकी ईसीजी रिपीट करनी है, ठीक है। सस्पेक्टेड एसीएस का पेशेंट है, विद इन 10 मिनट्स आपने ईसीजी की। स्टेमी का पेशेंट है तो रिवेस्कुलेशन भेज दिया, और अगर आपको नहीं है, शक हो रहा है, तो आपने उसका कार्डियक ट्रोपोनेट कराया, ठीक है। इसको छोड़ दो। अच्छा, अब पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ। नॉर्मली मोर्टेलिटी बेनिफिट्स तो नहीं है, लेकिन पेन रिलीफ करना होता है।
पहले आपने ईसीजी में एक्सक्लूड कर लिया कि कहीं इसको राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट तो नहीं है। राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट किससे होता है? इंटीरियर वॉल एमआई के साथ होता है। अगर आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया तो आप सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 माइक्रोग्राम 5 मिनट्स के वक्त देंगे उसका पेन रिलीफ करने के लिए। लेकिन इसका कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। मोर्टेलिटी बेनिफिट किसका आएगा? एस्पिरिन का। एसीएस का जो पेशेंट है उसे आपने ओरल लोडिंग डोज ऑफ एस्पिरिन, च्यूएबल एस्पिरिन जो आती है यहाँ पे डिस्प्रिन के नाम से आती है, वो देने के एक गोली चबा के खाओ, पानी से नहीं चबा के। क्यों? म्यूकोजा में अब्सॉर्ब होगी, जल्दी फास्ट उसकी अब्सॉर्प्शन होगी। एस्पिरिन का बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी बेनिफिट, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोर्टेलिटी बेनिफिट तो उसका मतलब है कि ये मरने से बचाती है। कोई भी आपका घर में पेशेंट है जिसकी कार्डियक हिस्ट्री है या आपने एसेस कर लिया इसको टिपिकल पेन हो रहा है, घर पे ही उसको एस्पिरिन खिला दो, घर पे ही उसको कम से कम एस्पिरिन का भाई चबा के खाओ। अपने घर में सब एक इमरजेंसी बॉक्स में डिस्प्रिन तो जरूर रखें। कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है, घूमरे पे जा रहा है, कहना भाई ये रखो, खुदा ना खासा अचानक दिल में दर्द उठे, इस तरह उठे तो ये गोली जो है वो चबा के खा। ठीक है। दूसरी दवाई जो कि एसीएस प्रोटोकॉल में जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है वो है T2Y12 इनहिबिटर। ये भी एंटी प्लेटलेट होती है, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं एंटी प्लेटलेट पे। ठीक है। और एक एस्पिरिन भी एंटी प्लेटलेट। ये T2Y12 रिसेप्टर्स पे काम करती है जो कि एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट रोकता है। ठीक है। शुड बी इन एडिशन टू द एस्पिरिन टू रिड्यूस मेजर एडवर्स कार्ड। तो आपने पेशेंट को P2Y12 देनी है, किसके साथ देनी है? एस्पिरिन के साथ। अब आपने पेशेंट देखा कि उसको एनेस्थेमी है तो आपने उसको क्या देना है? अब लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक जो सबसे ज्यादा सर क्लोपिडोग्रेल देनी है, टिकाग्लोल देनी है। टिकाग्लोल ही देनी है। 95% पेशेंट को टिकाग्लोल ही देनी है। टिकाग्लोल की लोडिंग डोज 180 mg है। कितनी है? 180 mg। ये इसकी लोडिंग डोज है। स्टेमी पेशेंट को तो अगर आपने क्लोपिडोग्रेल दे दी तो आपने उसका जुल्म किया। ठीक है। क्यों? कि जो टिकाग्लोल है वो स्टेंट थ्रोम्बोसिस को बचाती है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस को बचाती है। हम जो पीसीआई करते हैं उसमें स्टेंट डालते हैं। इसके ऊपर एक प्लेटो ट्रायल हुआ है। प्लेटो ट्रायल में बताया गया कि किस तरह क्लोपिडोग्रेल टिकाग्लोल से बेहतर है। तो आपने एसीएस प्रोटोकॉल में क्या देना है? 300 mg की डिस्प्रिन देनी है और 180 mg की एनप्लेक देनी है। क्या देनी है? एनप्लेक देनी है। देखो मुस्कुराहट आ गई हमारे दोस्त के चेहरे। ठीक है। हुआ बोलना बीच में कि जो पेशेंट स्टेंट थ्रोम्बोसिस के साथ पीसीआई दोबारा आते हैं उनके लिए ये ब्रिलिंटा या एनफ्लेक्स है, और जो फर्स्ट नाइव पेशेंट्स हैं उनके लिए क्लोपिडोग्रेल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने पेशेंट को एनफ्लेक्स से ही टिकाग्लोल से ही लोड करना है। ठीक है। अगर स्टेंट वो तो उन पेशेंट को क्लोपिडोग्रेल से आपने पहले दे दिया था ना। अब गाइडलाइन में तो क्लोपिडोग्रेल से आपने देना ही नहीं है। अगर कुछ सिनेरियोज हैं जैसे क्या लिखा हुआ है, इन पेशेंट विद एनएसटी-एसीएस क्लोपिडोग्रेल इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस मेजर एडवर्स व्हेन रसुग्रल और टिकाग्लोल आर नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या पेशेंट का बहुत ज्यादा कोई हाई ब्लीडिंग रिस्क है या कोई और कॉम्प्लिकेशन है फिर आप देंगे, वरना आपने क्लोपिडोग्रेल नहीं देनी। ठीक है। ठीक है। ये वो सारी बातें आ गई। अब मेन बात ये करनी होती है कि भाई आपने पेशेंट को स्टार्ट तो कर दी। एक पेशेंट आया स्टेमी का था, आपने डिस्प्रिन दे दी, टिकाग्लोल से उसको रोड भी कर दिया। अब कितने अरसे से दवाई खाएंगे? डॉक्टर साहब क्या हम दवाई कब तक खाते रहेंगे? कितने अरसे हमारी दवाई चलती रहेगी? तो उसमें गाइडलाइंस तो ये है कि अगर आपको एसीएस हुआ है तो आपने 12 मंथ्स तक डुअल एंटीप्लेटलेट देनी है। कब तक देनी है? 12 मंथ्स तक डुअल एंटीप्लेटलेट आपने देनी है। ठीक है। और अगर इन केस कोई सर्जरी करने जा, एसीएस का पेशेंट है और कोई पेशेंट सर्जरी करने जा रहा है, यहाँ भी सर्जरी है, कोई एक्टिव प्रोसीजर है, तो उसमें कहते हैं कि भाई 6 मंथ तो एटलीस्ट आपने स्टे करना है। 6 मंथ को आपने एटलीस्ट स्टे। इमरजेंसी सर्जरी के लिए तो कोई स्टे नहीं है। इमरजेंसी सर्जरी के लिए तो कोई स्टे नहीं है। लेकिन आपने अगर एसीएस का पेशेंट तो एटलीस्ट 6 मंथ तक। क्लास 1 इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये काम तो करना ही करना है। ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट कोई एक पेशेंट है, अभी एक पेशेंट एडमिट हुई है, शायद डॉक्टर नाजिक एडमिट हुई, एफएब है, उस पेशेंट का एग्जामिनेशन चल रही है। ठीक है। अगर एक पेशेंट है उसको एंटीकोगुलेंट चल, अभी उस टाइमिंग के साथ आ गया है तो क्या करना है? तो आपने ट्रिपल रेजिमेन कब तक चला? ट्रिपल रेजिमेन क्या मतलब है कि आपने डुअल एंटीप्लेटलेट भी दी और आपने एंटीकोगुलेशन भी दी। उसमें ज्यादा सेफ ये है कि आप 1 मंथ तक ट्रिपल रेजिमेन चलाएं और 1 मंथ के बाद टिकाग्लोल के साथ आप एंटीकोगुलेशन चलाएं। ये देखो डुएक्स चलाएंगे आप आफ्टर 1 to 4 वीक्स, फिर आप सिर्फ डुएक्स और P2Y12 इनहिबिटर चलाएंगे 12 मंथ्स तक। क्यों? कि ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा वरना। ठीक है। क्लियर हो गया सबको?
कुछ लोगों में होता है प्रॉब्लम कि भाई मुंह से दवाई अब नहीं ले सकते ना, मुंह से दवाई लेने में प्रॉब्लम है, नहीं दे सकते, क्लोपिडोग्रेल नहीं दे सकते, डिस्प्रिन तो रेक्टल भी दे सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए एक नई दवाई है तो बहुत पुरानी, कैंग्रेलॉल। इसके ऊपर चैंपियन फूनिस ट्रायल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि पेशेंट अगर कोई ओरल नहीं ले सकता है क्लोपिडोग्रेल तो उसे आईवी भी ले सकते हैं, आईवी कैंग्रेलॉल, ठीक है। In patient under ACS undergo PCI with large thrombus burden, no reflow adjunct intravenous intracoronary GP2B। अगर कोई पेशेंट हमने एंजियोग्राफी जब हम करते हैं देखते हैं कि इसकी आर्टरीज में तो बहुत ज्यादा थ्रोम्बस बर्डन नजर आ रहा है, तो एक अलग एंटीप्लेटलेट होती है दवाइयां, उसे कहते हैं GP2B3 इनहिबिटर। टायरोफिमैन आती है, एक्सिजिमैब आती है, ठीक है। उसमें हम उसकी सिर्फ 3 इंडिकेशन होती है कि अगर आपने पेशेंट को सही से लोड नहीं किया विद एनी सर्कमस्टेंसेस, दूसरा कि आपने स्टंट डाला लेकिन स्टंट डालने के बाद भी आपका कोरोनरी ब्लड फ्लो सही से अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा कि आपने देखा कि कोरोनरी आर्टरीज में बहुत ज्यादा थ्रोम्बस बर्डन है। अगर ये 3 इंडिकेशन होती हैं तो हमने क्या करना है, पेशेंट को GP2B3 इनहिबिटर चलानी होती हैं, ठीक है। अगर पेशेंट ने उसका PCI प्लान नहीं है, इंटरवेंशन हेपरिन इज यूज्ड टू रिड्यूस इस्केमिक इवेंट, और साथ में हमें क्या देना होता है, हमें पता है कि हमें हेपरिन भी देनी है। पेशेंट अगर एसीएस का पेशेंट है तो आपने साथ में हेपरिन भी देनी है, ठीक है। अच्छा, अगर एक पेशेंट है, आपने सुना होगा हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर कोई हिट का पेशेंट आता है तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेट ड्रग कौन सी आती है, बेवेलोटिन आती है, ठीक है। तो उसमें फिर हम बेवेलोटिन से लोड करते हैं, लेकिन क्लास 1 इंडिकेशन क्या है कि आपने हेपरिन देनी है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, जस्ट फास्ट रिवाइज कि अगर कोई एसीएस का पेशेंट आता है जिसको टिपिकल अंजाइना है तो आपने उसको क्या देना है, डिस्प्रिन देनी है, उससे आपने टिकाग्रेलॉल देनी है 110 mg, और आपने हेपरिन देनी है। हेपरिन कितनी देनी है आपने, 70 to 100 यूनिट पर केजी, मतलब वो बन जाता है 5000। हम नॉर्मली कहते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट दे दो, ठीक है, आसान। 5000 इंटरनेशनल यूनिट हम कैसे आराम से कहते हैं, 1 cc हेपरिन दे दो, ठीक है। तो ये आपके एसीएस प्रोटोकॉल है। इन तीनों को मिला के मोर्टेलिटी बेनिफिट बहुत अच्छा है, स्टंट थ्रोम्बस को बचाता है, मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है। अच्छा, अब अगर कोई पेशेंट है, कोई गांव में है, मॉडर्न अस्पताल नहीं आया, कोई और अस्पताल चला गया है जहां पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं है, आपको पता है भाई यहाँ तो एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, यहाँ तो हम उसे थ्रोम्बोलाइज करेंगे, मतलब हम स्टेप्टोकाइनेज देंगे या डीपीए का इंजेक्शन देंगे थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमने उसको फिर क्लोपिडोग्रेल देनी है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है कि हाँ भाई अब ये पेशेंट है, पीसीआई तो नहीं हमने करानी, कुछ जब पीसीआई नहीं होनी तो स्टंट थ्रोम्बस का रिस्क ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देंगे उसको, कंटिन्यू पेरेंटल एंटीकोगुलेशन और ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे देंगे, इनॉक्सिपेरिन देंगे, और उसको आप क्लोपिडोग्रेल दे दो। अब ये पीसीआई की गाइडलाइन है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों के काम की नहीं है, आज का हमारे टॉपिक हट जाएगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, आप परेशान नहीं होना। ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। शॉक का पेशेंट हो तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो व्हाट इज द की होम मैसेज कि एनएसए का पेशेंट है, अंडर को पीसीआई जा रहा है, मैनेज विद प्लान इन्वेसिव एवोल्यूशन करनी है, स्टेमी का पेशेंट है, इसको प्राइमरी पीसीआई करनी है, और डीएपीटी हमने कितने दिन देनी है, 12 मंथ देनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मेन बात जो आज का टॉपिक है ना कि भाई वो क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्रेलॉल में जो कंफ्यूजन है, ये सारा उसी पर टॉपिक है, सारे ये ट्रायल उसी के ऊपर है। इसके ऊपर जो मेन ट्रायल है वो प्लेटो ट्रायल है, ठीक है। प्लेटो ट्रायल में क्या क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्रेलॉल को कंपेयर किया गया। अब क्लोपिडोग्रेल भी P2 वाइटोल इनहिबिटर है और टिकाग्रेलॉल भी P2 वाइटोल इनहिबिटर है, सही है। क्यों हम क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्रेलॉल की लड़ाई में पड़ेंगे, दोनों P2 वाइटोल इनहिबिटर है। हाँ, कौन बताएगा, सुफियान को आता है ना। सवाल है ना, भाई क्लोपिडोग्रेल भी P2 वाइटोल इनहिबिटर, टिकाग्रेलॉल भी P2 वाइटोल है, हम क्यों इसके क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल, ठीक है, ये दोनों इररिवर्सिबल इनहिबिटर हैं और ये आपको इनडायरेक्ट इनहिबिट करते हैं, जबकि टिकाग्रेलॉल इज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर और ये डायरेक्ट P2 वाइटोल रिसेप्टर्स पे इनहिबिट करता है, P2 वाइटोल रिसेप्टर डायरेक्टली। जबकि ये दोनों जो ड्रग्स होती हैं ये आपको डायरेक्ट इनहिबिट नहीं करती, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और फिर अफेक्ट करती हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका टिकाग्रेलॉल का कि ये आपको रिवर्सिबल इनहिबिटर है। फर्स्ट कॉलम में टिकाग्रेलॉल दे दी पेशेंट को, ठीक है, और वो उसका फॉरन सर्जरी प्लान कर दी, हमने तो आपको देखा तो उसकी तीनों शिजाने बंद हैं, अब उसको कैबेज कराना है। तो 3 दिन के बाद रिकमेंडेशन है कि आप 3 दिन बाद उसको आप कैबेज के लिए भेज सकते हैं।
जबकि अगर आपने प्लासुगुरल वो भी P2 इनहिबिटर तो 7 दिन तक वेट करना पड़ता है, क्लोपिडोग्रेल के 5 दिन तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। और अब जो है लेटेस्ट जो सबसे बड़ी जो FDA अप्रूव एक ड्रग आई है वो आई है टिकाग्लोर के रिवर्सल, ठीक है। इसको रिवर्स से ट्रायल हुआ है तो इसकी अब एंटीडोट भी आ गई है टिकाग्लोर, ठीक है। ये इन्होंने कंपेयर करके बताया कि देखो क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्लोर की डेथ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक सब में जो है वो आपका टिकाग्लोर का रेशो बेहतर है। ये सारी स्टडीज हुई है, ठीक है। ये दीज आर ऑल स्टडीज कि अगर आप टिकाग्लोर यूज कर रहे हैं तो उसमें हर चीज में आपको मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है, मायोकार्डियल इंफेक्शन का भी रिस्क कम है, सारी चीजों का रिस्क कम है, ठीक है। ये प्लेटोस में स्टडी की गई थी, ये सारा टिकाग्लोर के ऊपर डेटा है, सारे इसके ऊपर ट्रायल्स हैं कि आपने टिकाग्लोर 180 मिलीग्राम को कंपेयर किया क्लोपिडोग्रेल 75 से, तो उसमें क्या आउटपुट आपको आउटपुट क्या मिला, ये सारी स्टडीज हैं। अब इसमें जो मेन बात याद रखने की है ना वो ये कि टिकाग्लोर को साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। कि अगर आपने किसी पेशेंट को टिकाग्लोर दे रहे हैं तो अगर उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको एहतियात करनी है। जिसमें एक आपको आता है कि पेशेंट को डिस्निया की कंप्लेंट पेशेंट कर रहा होता है कि अभी मुझे डिस्निया हो रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग केस है, बाज़ दफ़ा कंडक्शन एनॉर्मलिटीज भी आ जाती है कि आप टिकाग्लोर स्टार्ट किया और पेशेंट जो है हार्ट ब्लॉक में जाने लगा, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। ये ध्यान में रखनी है कि आपने पेशेंट को ACS का बताया था, ये मेडिसिन दी है, आया इसकी वजह से पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रही, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो बेसिकली आज की जो बात थी ना वो आप लोगों को बताने की थी कि एंजाइना क्या होता है, टिपिकल एंजाइना क्या होता है, ठीक है। उसके क्या फीचर होते हैं, रेट्रोस्टेरन डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज ऑन एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस, रिलीव बाय रेस्टोनाइट्रोग्लिसरीन, पहला। दूसरा क्या था कि अगर इसका टिपिकल पेन है और ECG में चेंजेस पहले नहीं है तो उसकी सीरियल ECG करानी है। कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा मतलब एंजाइना के साथ आएगा, आपने उसको पहले हिस्ट्री मैसेज करना है कि क्या ये एंजाइना है या ये एंजाइना नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका एंजाइना की हम 4 क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्लास क्या होती है, एक पेशेंट है क्लास 1 एंजाइना में और उसको नॉर्मल रूटीन में उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते। क्लास 2 में वो पेशेंट होते हैं डॉक्टर साहब स्लाइटली, जब मैं रोजमर्रा के काम करता हूँ ना हल्का सा सीने पे भारीपन होता है। तीसरे क्लास में वो पेशेंट आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं रूटीन वर्क में, ठीक है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मार्क लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मार्क लिमिटेशन कि डॉक्टर साहब रोजमर्रा के काम करना, वॉशरूम जाना, इसमें भी मेरा सांस फूल जाता है, मैं तो डॉक्टर साहब आधी 10 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता। और टाइप 4 में क्लास 4 में वो पेशेंट आते हैं जो कि बैठे बैठे भी कहते हैं डॉक्टर साहब ये सीने में दर्द हो रहा है हमारा, हमें जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपने ना कि सिर्फ एंजाइना को देखना है, आपने ये भी देखना है कि कौन सी क्लास में आ रहा है। इसका फायदा क्या होगा, देखो पेशेंट को आप जो होगा, मैं हर चीज को मैं सोचता हूँ कि यार सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के लिए हूँ ना, मुझसे रिलेटेड लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरी फैमिली, उसके लिए मैं कितना बेनिफिट हूँ ना। वो मुझे कुछ सिम्टम्स बता रहा था, मुझको ऐसे करके बताओ नहीं यार तुम्हारे लिए तो ये फॉर एंजियोग्राफी की जरूरत है, नहीं यार तुम्हारे लिए तो ये भाई तुम्हें कुछ नहीं है। या मुझे यकीन करो पिछले 1 महीने में सिर्फ डाटा निकालूं तो 4 से 5 लोगों की मुझे कॉल आई है कि डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी बता दीजिए और हमें एंजियोग्राफी करनी है, मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में, और 5 को जरूरत नहीं थी एंजियोग्राफी, देयर इज नो नीड, बस एसेस करके बताइए करा दो एंजियोग्राफी, देयर इज नो नीड। क्यों एक इन्वेसिव प्रोसीजर आप करा रहे हैं, 0.2% मॉर्टेलिटी एंजियोग्राफी का खाली करने की, तो आपको जरूरत नहीं करानी, ये बेनिफिट है। फिर बाद में नहीं जरूरत हुई लोग कहते हैं हाँ भी करा लो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे तो आपकी फैमिली के लिए, ठीक है। तो आप एसेस करें कि किसी भी आपके रिलेटिव को किसी को भी अगर टिपिकल पेन है, और जो इजीली लोग मिस होते हैं ना वो कौन मिस होते हैं, फीमेल का, क्योंकि अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, ठीक है, जो कि एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स होते हैं, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होता है, घबराहट का होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का होता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन लोग सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं, कहते हैं बाहर खाना खाया था एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, वो इन्फीरियर एमआई होता है, वो सबसे ज़्यादा मिस होता है। कभी भी इन्फीरियर एमआई एपिगैस्ट्रिक पेन को, और हाई रिस्क पेशेंट हो, खासतौर पर डायबिटीज हो, स्मोकर हो, उसको ECG कराए बगैर आपने नहीं भेजा, ठीक है। चलो एनी क्वेश्चन? सो हमारे पास एंटीप्लेटलेट्स का और हेपरिन का डेटा है कि ICH के बाद उसका क्या प्रोटोकॉल है। टिकाग्लोर का कोई प्रोटोकॉल ऐसा है कि आफ्टर ICH कितने दिन में स्टार्ट करना है, क्या कुछ गाइडलाइंस आई हैं? क्या किस चीज़ में पूछा? इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में। उसके इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर आपके पेशेंट को इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है तो आपने सिंगल एंटीप्लेटलेट तो देनी है। अब आपका डिपेंड है ना कि आपने उसको क्यों चलाई है। अगर आपने ACS के सिनेरियो में चलाई है, आपने उसको स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज के सिनेरियो में चलाई, तो हर चीज़ अलग अलग होगी ना। अगर आपके इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हुआ तो टीका देनी ही नहीं, आउट ऑफ द वे, फिर तो आपने नहीं देनी, क्योंकि ब्लीडिंग केस बढ़ गया ना। हाँ भाई और कोई? ठीक है, क्लियर? तो क्लैपिंग।